साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी न्याय मित्र अपना अपना योगदान दे चुके होंगे ग्राम कचहरी में और प्रखंड कार्यालय में। सेकेंड काउंसलिंग भी समाप्त हो गई है। अब थर्ड काउंसलिंग की डेट जल्द ही अनाउंस होने वाली है। विभाग की तरफ से अपडेट नहीं आया है। जो लोग प्रथम काउंसलिंग कंप्लीट कर अपना अपना योगदान दे चुके हैं और द्वितीय काउंसलिंग भी कंप्लीट कर अपना योगदान दे चुके हैं ग्राम कचहरी में और प्रखंड कार्यालय में, उन सभी न्याय मित्रों के लिए काफी समय से मैं ये प्रयास में था, मैं ये सोच रहा था कि आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूं जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूं कि ग्राम कचहरी के अंदर किस तरह के केसेस आते हैं और उन केसेस को किस तरह से रजिस्टर किया जाता है, किस तरह से फाइलिंग किया जाता है, किस तरह से ड्राफ्टिंग किया जाता है और आमतौर पर कौन कौन से आपराधिक मामले आते हैं और कौन कौन से धाराएं से संबंधित केसेस आते हैं और सिविल मामले में कौन से केसेस आते हैं, मैट्रिमोनियल में कौन से केसेस आते हैं और कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूट है जो ग्राम कचहरी के अंदर आते हैं और किन किन डिस्प्यूट को ग्राम कचहरी को ये पावर दिया गया है कि वो उस डिस्प्यूट को सुन सके। कितने अमाउंट का तक का सिविल डिस्प्यूट जो है ग्राम कचहरी के अंदर सुना जाता है। आप सभी को पता होगा कि ग्राम कचहरी न्यायमित्रों का जो सैलरी है वो 7,000 पर मंथ है। ऐसे में कई सारे ऐसे न्यायमित्र हैं जिनसे जब बात होती है तो वो बताते हैं कि उनका जो ग्राम कचहरी है उनके रेसिडेंस से लगभग 40 to 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, जिसमें उनका जो है आने जाने का जो एक्सपेंस है वो 100 to 200 हो जाता है। दैट मीन्स अगर वो महीने में 10 बार भी आते हैं ग्राम कचहरी तो उनका 2000 का एक्सपेंस ऐसे ही हो गया। बचा कितना? 5000 में फैमिली चलना, यहाँ तक कि एक इंसान का भी जीवन यापन संभव नहीं है। ऐसे में कई सारे ग्राम कचहरी न्यायमित्रों का ये कहना था कि सर आप हमें बताइए कि किस तरह से हम साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। उससे संबंधित भी जो चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए न्याय मित्रों को या ग्राम कचहरी सचिव को या ग्राम कचहरी सरपंच साहब को, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किस तरह से उसका उपयोग ग्राम कचहरी कार्यालय में किया जाना चाहिए। वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से ग्राम कचहरी में और पर्सनल बहुत सारे वर्क होते हैं जिनमें मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूँ। इसके वजह से आप सभी के लिए मैं ये स्पेशल वीडियो नहीं ला पा रहा था, उसके लिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अभी वादा करता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आप सभी के लिए, न्याय मित्रों के लिए और सचिव और अगर ग्राम कचहरी सरपंच साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं रेगुलर सेशन अब स्टार्ट करने वाला, रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्राम कचहरी में किस तरह के केसेस आते हैं। देखिए, आमतौर पर जो ग्रामीण स्तर पे जो केसेस आते हैं वो जमीनी विवाद से संबंधित केसेस आते हैं। ज्यादातर जो है आप देखोगे टाइटल सूट का मामला है, कोर्ट केस चल रहा है, उसमें जितने भी पार्टी हैं, जो भी दोनों पक्ष जो है आपस में गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि प्लॉट पे जो है कोई किसी को जाने नहीं देता है, या ज्यादातर जो है जमीन संबंधित, लैंड डिस्प्यूट से संबंधित मैटर आते हैं। और टाइटल सूट हो गया, पोजेशन सूट हो गया, है ना, पार्टीशन सूट हो गया, या कई सारे ऐसे जमीन है जो खतियानी जमीन है ना, और उसी के आधार पे जो है बंटवारा हुआ है और वो विवादित जमीन। इस तरह के जो मामले हैं जमीनी संबंधित वो मामले आते हैं। इसके अलावा सिविल मामले में कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो संविदा आधारित जो मैटर होते हैं, एग्रीमेंट से संबंधित, वो सारे मामले आते हैं। कई सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें कि कोई अपना जो भूमि है वो किसी को गिरवी रखे हैं, भरना दिए हैं, सामने वाला जो पार्टी है वो उस बात को नहीं मान रहा है। कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें अगर कोई अपना जमीन किसी के पास भरना लगाया है, गिरवी रखा है, कुछ पैसे लेकर अपना जमीन उसको दिया है, तो वो 6 साल 7 साल रखने के बाद वो कहता है कि नहीं, ये जमीन मेरा अधिकार में है और ये जमीन मेरा ही है, मैंने आपसे खरीदा है। इस तरह के जो मामले हैं, और अक्सर जो है कई ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें जो जमीन मालिक है वो अपना जमीन किसी के पास भरना लगा दिया और उससे कुछ पैसे भी ले लिया, 5 लाख 10 लाख कुछ ले लिया, और बाद में 5 साल 6 साल के बाद वो जमीन पर अपना अधिकार जमाने लगा और वो कहता है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है और ये जमीन मेरा है, मुझे वापस कर दो। इस तरह के मामले आते हैं क्योंकि पहले जब वो भरना दे रहा था या भरना ले रहा था जमीन, तो उस समय
नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर एग्रीमेंट नहीं बनाया, कुछ लोगों के सामने में उसको पेमेंट नहीं किया कैश में अक्सर पेमेंट कर देते हैं बहुत सारे लोग, और अगर कैश में पेमेंट किया तो गुप्त रूप से दिया, भरोसा करके दे दिया। तो इस तरह के जो है अक्सर मामले आते हैं। सिविल मामले, क्रिमिनल मामले की बात करें, आपराधिक मामले में जैसे कि मारपीट से संबंधित कोई मामले हैं, या जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, घरेलू हिंसा से संबंधित अक्सर ज़्यादातर मामले आते हैं, या कोई किसी के साथ फर्जरी कर लिया, फ्रॉड कर लिया, शादी का वादा कर लिया, बातचीत हो गया, कुछ दहेज के रूप में कुछ पैसे भी ले लिया लड़का वाला, और वो बाद में शादी के लिए मना कर दिया, अब उस लड़की का शादी होने में समस्या हो रहा है। इस तरह के जो मामले हैं, और कई पति पत्नी का जो है अक्सर मामले आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वाला, क्रुएल्टी वाला, एडल्ट्री वाला भी मामले आते हैं। कहने का मतलब है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल डिस्प्यूट और सिविल डिस्प्यूट लगभग सभी तरह के मामले आते हैं, और उनका जो है निपटारा किया जाता है। जो ग्राम कचहरी को जो पावर दिया गया है, और वो किन किन मामले में किन किन धाराओं से संबंधित वादों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस पर अपना सुनते हैं और तैयार करते हैं। अगर उनको लगता है, ग्राम कचहरी के जो सदस्य हैं उनको लगता है कि नहीं, उनको लगता है कि ये मामला जो है ये ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है, क्षेत्रांतर्गत नहीं आते हैं, तो वो उस मामले को ट्रांसफर कर देते हैं एसडीओ साहब के पास। राइट, इस तरह के जो है कार्य होते हैं। और इससे पहले जो है आप सभी को मैंने बताया था कि ग्राम कचहरी के अंदर आवेदन आते हैं, और उसके बाद किस तरह से उस आवेदन को फाइल में तैयार किया जाता है, और किस तरह से जो है उन वादों का निपटारा किया जाता है। उसमें ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र और सरपंच साहब का योगदान किस तरह से होता है, और किस तरह से केस को तैयार किया जाता है, उससे संबंधित जो है एक फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर जो है पीडीएफ मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया था, जिसके लिए बहुत ही मिनिमम फीस मैंने निर्धारित किया था, 50 रुपीज़। कुछ कैंडिडेट को कुछ ज़्यादा लग रहा था, तो उन लोगों को मैंने ऐसे भी उपलब्ध करा दिया फ्री में, बट मैंने बहुत ही मिनिमम चार्ज निर्धारित किया था, क्योंकि मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ उसके लिए कोई भी फीस या कोई चार्ज निर्धारित नहीं किया हूँ, और मैं खुद अभी हार्डवर्क और स्ट्रगल में हूँ। जबकि 50 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, लोग 5 मिनट या 10 मिनट में उड़ा देते हैं 50 रुपीज़। और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इशू हो जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेस लाने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, जब मैं कहीं से किसी भी साइट से डाउनलोड करता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ चार्जेस कटते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अगर आप में से कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किए होंगे या इंटर्नशिप किए होंगे तो आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसे साइट हैं, जैसे एसएससी ऑनलाइन है, मनुपात्रा है, लाइव लॉ है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है और साइट है जहाँ पे कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तभी जाके आप वहाँ से कोई भी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें कुछ चार्ज करता है। और बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है जो ग्राम कचहरी से संबंधित, जो ऑलरेडी बहुत सारे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मैंने उसमें कुछ अपने पैसे कटाए हुए हैं और तभी जाके वहाँ से डाउनलोड किया है। इसीलिए आप सभी को मैंने मिनिमम फीस जो है निर्धारित किया था, बट किसी किसी कैंडिडेट को ज़्यादा लगा तो वो नहीं ले पाए, या कुछ को मैंने फ्री में भी अवेलेबल करवा दिया था। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को कोई इशू नहीं हुआ, तो वो जो है अपना व्हाट्सएप पे मैंने उनको भेज दिया था। उसके साथ ही साथ जो है और भी कुछ कुछ मटेरियल है जो अभी भी अवेलेबल है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरह के जो है हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में भी अलग अलग जो है पीडीएफ है। जैसे कि मैंने बात किया था पंचायती राज अधिनियम 2006 के बारे में, जो कि इंग्लिश वर्जन में पूरा बैरेक्ट है, और इसका हिंदी वर्जन जो है वो भी है, जो आपको ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर पे जो चीज़ें हैं उसको सीखने और समझने में अच्छा रहेगा। और इससे अलावा जो है ग्राम कचहरी के स्तर पर ग्राम कचहरी में किस तरह के कार्य होते हैं उसको समझने में बहुत ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा। अगर आपको लेना हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप पे डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जो है सारे के सारे स्टडी मटेरियल सेंड कर दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये है कि भाई ये सब तो मान लीजिए जो आपराधिक मामले से संबंधित जो केसेस आते हैं, और उसका जो है फॉर्मेट मैंने आपको पीडीएफ भेजा कि उसका इस तरह से केस तैयार करके फिर उसके बाद हो सकता है कि कुछ मैटर को ट्रांसफर भी करते हैं, या कुछ मैटर को जजमेंट में जाते हैं, जजमेंट करके उसके बाद जो है अपना फाइल में सेव कर लेते हैं। तो इस तरह के जो है काम होते हैं आपराधिक मामले। और इसके अलावा जो है सिविल मामले में किस तरह के ड्राफ्ट किया जाता है, उससे संबंधित भी जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और इसके अलावा जो है आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ये है कि जितने भी ग्राम कचहरी हैं, हर ग्राम कचहरी में आप अगर किसी भी ग्राम कचहरी में अपॉइंट हुए हो तो आपको
बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ कि हर ग्राम कचहरी में, पूरे बिहार भर में जितने भी ग्राम कचहरी हैं, हर ग्राम कचहरी में ऊपर से जो है फंड आया है, जैसे 2 लाख या 3 लाख, कहीं पे 5 लाख भी फंड आया है, जिसमें कि वहाँ की जो बेसिक रिसोर्सेज है उसको पूरा करने के लिए, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, और बायोमेट्रिक जो है फिंगर अटेंडेंस वाला वो सिस्टम लेने के लिए। इसके अलावा जो है बहुत सारे बुक्स, स्टडी मटेरियल भी ग्राम कचहरी में प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन आप सभी जब ग्राम कचहरी गए होंगे तो आपको सरपंच साहब ऐसा कुछ नहीं बताए होंगे। आपको बस बोले होंगे कि नहीं, रजिस्टर के थ्रू अटेंडेंस बनता है, और यहाँ तक कि बहुत सारे ग्राम कचहरी में वो जो केस रजिस्टर किया जाता है उसके लिए भी रजिस्टर नहीं है, वो बस मौखिक आधार पे जो पंचायत बैठा के अपना मौखिक में ही फैसला करके निपटा देते हैं, और लिखित जो है केस तैयार नहीं करते हैं, और ना ही लिखित जो है वो रिकॉर्ड में रखते हैं, जो कि हमारे लिए, हम सभी न्याय मित्रों के लिए नुकसान है। क्योंकि विभाग के द्वारा ये देखा जाता है कि किस किस ग्राम कचहरी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कौन से ग्राम कचहरी सबसे ज्यादा केसेस को निपटारा किया है, किस ग्राम कचहरी का जो न्याय मित्र है वो सबसे ज्यादा योगदान दिया है ग्राम कचहरी के वादों को निपटाने में, और उसी बेसिस पे जो है सैलरी भी इंक्रीज होने वाला है। तो इसीलिए अगर आपके ग्राम कचहरी में भी मौखिक रूप से वादों को निपटारा किया जाता है तो आप सरपंच साहब को बोलिए कि नहीं, आप जो है एक लिखित रूप से जो है वादों का निपटारा कीजिए, ताकि रिकॉर्ड में रहे, और उसमें जो न्याय मित्र है, सचिव है, सबका परफॉर्मेंस को देखा जाए, क्योंकि हमारी जो सैलरी है वो परफॉर्मेंस बेसिस पे भी इंक्रीज हो सकती है। जिस न्याय मित्र का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा, उन्हीं लोगों का जो है सैलरी बढ़ेगा। इस वजह से आपके ग्राम कचहरी में अगर मौखिक रूप से हो रहा है तो आप उनको बोलिए कि लिखित रूप से जो है सारे केसेस का निपटारा किया जाना चाहिए। और अगर नहीं सुन रहा है, आपके सरपंच साहब नहीं सुन रहे हैं, तो आप आगे जो है कुछ समय का वेट कीजिए, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप आगे एक्शन ले सकते हैं। मुख्य रूप से हर ग्राम कचहरी में टोटल 4 बुक्स जो है हिंदी वर्जन में प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें से एक बुक मैं अपने ग्राम कचहरी से लाया हूँ कल ही, और आज पूरा दिन मैं इसी बुक को पढ़ा हूँ। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरह से ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत स्तर पे काम होते हैं, और किस तरह से उन केसेस का निपटारा किया जाता है। ग्राम कचहरी पंचायत स्तर पे जो प्रतिनिधि हैं उनके पास कितना कितना पावर है, कितना क्षमता है, इसको कितना उत्तरदायित्व है, उन सभी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। 4 बुक है, उसमें से आपका एक होगा पंचायती राज अधिनियम 2006 वाला हिंदी वर्जन में, जिसका इंग्लिश पीडीएफ मैंने आपको दिखाया, और इसके अलावा 3 बुक और होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर ग्राम कचहरी जाओगे तो आप जरूर अपने सरपंच साहब को पूछिएगा कि जो 4 बुक है वो आया होगा, आप मुझे दिखाइए, मुझे पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए, कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर को समझने में मदद मिलेगी। उसमें से एक बुक जो है मेरे हाथ में है। इस बुक का नाम जो है वो ये है कि बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पंचायती राज संस्थाएं, परिचय, भूमिका एवं दायित्व। यानी ये जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा पब्लिश किया गया है, और ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये स्पेशली जो है ग्राम कचहरी में प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो है ये बुक थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को बताता है, इंट्रोडक्शन है, इसमें परिचय के बारे में बताया गया है। तो इस बुक का जो है चैप्टर 9 अध्याय 9 पेज नंबर 95 मैं पलट रहा हूँ, और पेज नंबर 95 अध्याय 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा समझिएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप सभी को बहुत जरूरी है समझना। ग्रामीणों को उनकी दहलीज पर सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की परिकल्पना एवं व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में की गई थी। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाता है, न्यायालय जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्याय जो है महंगा है, और कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे परेशानी होते हैं, जिनकी वजह से वो लोग न्याय के लिए न्यायालय नहीं जा पाते थे। और हर पंचायती राज विभाग का मुख्य उद्देश्य ये है ग्राम कचहरी स्टेब्लिश करने का, कि ग्रामीण स्तर पे जो आम जनता है उनको बहुत ही सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। ठीक है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्राम कचहरी है इसका परिकल्पना 1947 में ही की गई थी। पूरे देश में बिहार एकमात्र राज्य है जिसमें ग्रामीण स्तर पर कतिपय दीवानी एवं आपराधिक मामलों से संबंधित न्याय प्रक्रिया व्यवस्था स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किए जाने की वैधानिक व्यवस्था है। यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाकी स्टेट्स में ये सिस्टम नहीं है, एकमात्र बिहार राज्य ही है जहाँ पे कि ग्राम कचहरी ग्रामीण स्तर पर जो है इस तरह के केसेस को निपटारा किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है।
ग्राम कचहरी की मुख्य भूमिका पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास करना। पहले तो दोनों पार्टी के बीच मौखिक रूप से जो है समझौता कराने का प्रयास किया जाता है ग्राम कचहरी में। अगर वो समझौता कराने में विफल रहने पर ग्राम कचहरी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अपने यहाँ दर्ज मामलों की सुनवाई करती है और फैसले अभिलिखित करती है। अगर वो लोग मौखिक रूप से समझौता से नहीं मानते हैं तो उस सिचुएशन में जो है केस को रजिस्टर किया जाता है और उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। उस पर फैसला भी किया जाता है, फैसला करके रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है, ये ग्राम कचहरी का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो इतिहास है वो मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से। संवैधानिक व्यवस्था में पंचायत अंतर्गत न्याय व्यवस्था का विषय सम्मिलित नहीं रहने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन के आलोक में अधिनियमित बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 एवं तत्पश्चात अधिनियम बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अतिरिक्त ग्राम कचहरी की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि 1947 में जो है इसकी परिकल्पना किया गया था बिहार पंचायती राज अधिनियम के बारे में ग्राम कचहरी का एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। उसके बाद जो है जब संविधान में 73वां संशोधन हुआ उसके आलोक में जो है 1993 में भी जो है इसका चर्चा किया गया, कल्पना किया गया, लेकिन उसके बाद जो है अंत में जो है 2006 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है ग्राम कचहरी की स्थापना की प्रावधान किया गया। कतिपय कारणों से वर्ष 1993 में अधिनियम वर्ष के अधीन वर्ष 2001 में कराए गए प्रथम पंचायत आम निर्वाचन में ग्राम कचहरियों की चुनाव नहीं कराए, यानी कि 1993 में नहीं हुआ, 2001 में भी नहीं हुआ। अंतिम में जो है 2006 में जो है इसका जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 को पारित किया गया और उसके आधार पर ग्राम कचहरी का स्थापना किया गया और ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव है उसका जो है ग्राम कचहरी के जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव भी 2006 से ही स्टार्ट कर दिया गया। वर्ष 2011 एवं वर्ष 2016 में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनावों के साथ साथ ग्राम कचहरियों का भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराया गया। देखिए ये हो गया इतिहास। ये जो पॉइंट है दूसरा वाला, ये इतिहास को बताता है कि ग्राम कचहरी का जो स्थापना किया गया इसका क्या इतिहास। तो सिंपली मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ कि 1947 में इसका परिकल्पना किया गया था। 1993 में जो है जब 73वां संशोधन हुआ संविधान के अंदर तो उसके आलोक में इसका कल्पना किया गया, परंतु नहीं हो सका। फिर 2001 में भी नहीं हुआ, अंत में जो है 2006 में इसका पारित किया, फिर 2011, 2016, इसी तरह जो है 2021 में हुआ और 2026 में अब आगे जो है होने वाली है, यानी 1 सवा 1.5 साल जो है अभी समय है। अभी 1.5 साल के बाद फिर जो है जो ग्राम कचहरी है उसका निर्वाचन होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राम कचहरियों की विशिष्ट पहचान बनाने के उद्देश्य से बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में यह व्यवस्था की गई कि ग्राम कचहरी की न्यायपीठ में सुनवाई योग्य मामलों की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जाएगी। अब देखिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो ग्राम कचहरी न्यायपीठ के लिए ही स्पेशली है। जैसे अगर कुछ मामले जो है मान लीजिए कि जिला न्यायालय या सब डिविजनल कोर्ट जो है अनुमंडलीय न्यायालय में चला गया और उनको लगता है कि ये जो मामला है ये ग्राम कचहरी में सुनने लायक है, ग्राम कचहरी न्यायपीठ से संबंधित है, तो वो वहां से ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, ग्राम कचहरी। तो इसमें जो है ये व्यवस्था किया गया है पंचायती राज अधिनियम 2006 में कि अगर जो मामला ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के लिए योग्य है वो ग्राम कचहरी में ही सुनवाई किया जाएगा उसका। ठीक है, ग्राम कचहरी की न्यायपीठ से विचारणीय मामले से संबंधित किए अपराध की जानकारी थाना प्रभारी उस क्षेत्र के ग्राम कचहरी को उपलब्ध कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मामला पुलिस स्टेशन के अंदर गया, पुलिस प्रभारी, थाना प्रभारी को लगता है कि ये मामला जो है ग्राम कचहरी से संबंधित है, तो वो ग्राम कचहरी के पास भेज देंगे पुलिस थाने से भी। यदि दंडाधिकारी या मुंसिफ या अन्य सक्षम न्यायालय में चल रहे किसी मामले के विषय में ऐसा लगे कि मामला ग्राम कचहरी द्वारा भिजा दिए तो वह उस मामले को संबंधित न्यायालय यथाशीघ्र ग्राम कचहरी को सौंप देंगे। जो बात मैंने पहले बताया आपको, अगर कोई मामला कोर्ट में है, कोर्ट को लगता है कि ये ग्राम कचहरी से में सुनने लायक मामला है, तो वो ग्राम कचहरी में वापस से ट्रांसफर कर देंगे। ये बात को नोटिस कीजिएगा। ठीक है, अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी मामले में अधिरोपित किया गया जुर्माना वसूल करने में असमर्थ हो तो न्यायपीठ ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने वाला आदेश यथास्थिति मुख्य, अपर या अवर न्यायिक दंडाधिकारी के पास निष्पादन के लिए भेजेगी और उनके द्वारा उसका निष्पादन इस प्रकार किया जाएगा मानो वह आदेश उनके द्वारा ही पारित किया गया है। अर्थात कि अगर किसी मामले में ऐसा लगता है कि जो ग्राम कचहरी न्यायपीठ है वो किसी पर जुर्माना लगाने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो जो है अपर अपने जो न्यायिक दंडाधिकारी है उसके पास वो निष्पादन के लिए भेज देंगे और वहां से ऑर्डर आएगा और वो ये भी माना जाएगा कि ये ग्राम कचहरी का ही ऑर्डर है। ठीक है, किसी मामले के विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने में असमर्थ हो जाने पर ऐसी अभियुक्त को पकड़ने के लिए ग्राम कचहरी जमानती वारंट मुख्य, अपर, अवर न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेज सकेगी। संबंधित न्यायालय द्वारा ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा भेजे
गए जमानती वारंट पर प्रति हस्ताक्षर कर उसे संबंधित थाना प्रभारी को निष्पादन हेतु भेज दिया जाएगा, जो अभियुक्त को न्यायपीठ के समक्ष पेश करने हेतु आवश्यक उपाय करेगा। पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी ग्राम कचहरी न्यायपीठ को ऐसा लगता है कि जो अभियुक्त है उसको सर्च करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो जो थाना प्रभारी है उसके माध्यम से पुलिस फोर्स का भी मदद ले सकता है। ये जो है ग्राम कचहरी को दिया गया है सुविधा। तो वो पुलिस ऑफिसर जो है उस अभियुक्त को ढूंढकर न्यायपीठ के समक्ष पेश करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय होगा वो करेगा। राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 4 नंबर, ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मुखिया की तरह ग्राम कचहरी के लिए एक सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। यानी जो ग्राम पंचायत का जो वोटर है उसी के द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिस तरह से मुखिया का चुनाव होता है, सेम उसी प्रकार सरपंच का भी चुनाव किया जाता है। और ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक पंच को चुना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एक पंच को चुना जाता है। सरपंच और पंच मिलकर पंचों के बीच एक पंच का चुनाव उप सरपंच के पद के लिए करते हैं। पंच में से ही एक जो है उप सरपंच के लिए जो है दोनों पंच और सरपंच दोनों मिलकर एक उप सरपंच बनाते हैं उसी में से। और सरपंच और पंच के स्थानों के आरक्षण हेतु वही सिद्धांत अपनाए जाते हैं जो ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सदस्य के स्थानों के लिए विहित होते हैं। प्रत्येक कोटि की महिलाओं के लिए भी उसी प्रकार 50% स्थान आरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार जो है हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया है। सरपंच, उप सरपंच तथा पंचों की पदावधि क्रमशः मुखिया, उप मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य की पदावधि के समरूप है। ग्राम कचहरी के पदधारकों द्वारा त्यागपत्र देने ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाने एवं सरकार द्वारा पदच्युत किए जाने के प्रावधान हूबहू वही रखे गए हैं जो ग्राम पंचायत के मुखिया तथा उप मुखिया के संबंध में विहित है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से ग्राम पंचायत में मुखिया, उप मुखिया और बाकी प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और जो भी कार्य प्रणाली है सेम हूबहू जो है ग्राम कचहरी सरपंच और उप सरपंच बाकी पंचों के लिए भी सेम उसी तरह का इसमें प्रोविजन दिया गया है, प्रावधान है। सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों को भी नियत मानसिक भत्ते के रूप में वही राशि अनुमान्य है जो क्रमशः ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया एवं सदस्यों, जिस तरह से जितना सैलरी ग्राम पंचायत का मुखिया का होगा उतना ही ग्राम कचहरी के जो सरपंच साहब है उनका होगा। और बाकी जो मेंबर का जिस तरह से मानसिक भत्ता है सेम उसी प्रकार ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का भी होगा। राइट। 5वां पॉइंट देखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे आप ग्राम कचहरी सचिव हो या न्याय मित्र हो। प्रत्येक ग्राम कचहरी को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक ग्राम कचहरी सचिव और एक न्याय मित्र जो त्रिवर्षीय विधि उपाधि प्राप्त व्यक्ति होगा। यानी जो न्याय मित्र होगा वो 3 ईयर लॉ कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए। कार्य नियोजन संविदा के आधार पर किया जाने का प्रावधान है। ग्राम कचहरी सचिव को संप्रति प्रतिमाह 6,000 रुपए एवं न्याय मित्र को प्रतिमाह 7,000 रुपए संविदा राशि के रूप में दिए जाने की व्यवस्था की गई है। आप सभी को ये पॉइंट तो पता ही है ऑलरेडी। ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, पंच अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरी सक्षमता के साथ करें। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यानी ग्राम कचहरी में एक ग्राम कचहरी सचिव और एक ग्राम कचहरी न्याय मित्र होगा, जिसमें कि न्याय मित्र जो है वही होगा जो 3 ईयर लॉ कोर्स कंप्लीट किया है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, उनको कानून का नॉलेज है। और बाकी बात रहा सरपंच और उप सरपंच और पंच का, तो इनको भी समय समय पर बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ताकि ग्राम कचहरी का जो कार्य है वो सही तरीके से वो अपना निर्वहन कर सके। 6वां पॉइंट देखिएगा, सरपंच एवं उप सरपंच की शक्तियां और कार्य के बारे में बताया गया है। सरपंच ग्राम कचहरी और उनके पीठों का अध्यक्ष होगा। ग्राम कचहरी और जो ग्राम कचहरी के जितने भी मेंबर हैं यानी न्यायपीठ है, उनका अध्यक्ष कौन होगा? तो सरपंच साहब होंगे। यदि सरपंच साहब अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में जो सरपंच का जो पावर है, जो शक्ति है, जो उसका उत्तरदायित्व है, जो कार्य है, उस कंडीशन में किसका होगा? उप सरपंच का होगा। लेकिन जब तक सरपंच उपस्थित है तब तक सरपंच साहब का ही इसमें पावर होगा और उसका उत्तरदायित्व होगा। वह पक्षकारों के आवेदन, पुलिस रिपोर्ट पर वाद या मामला सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा। पक्षकारों, कोई भी पार्टी का जो एप्लीकेशन आया है या पुलिस रिपोर्ट पर कोई वाद या मामला आया है तो उसको सुनने के लिए वो स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कौन करेगा? ग्राम कचहरी सरपंच। पक्षकारों और गवाहों की उपस्थिति के लिए कार्रवाई करेगा और इस हेतु उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी। जिस प्रकार सिविल कोर्ट की जो शक्तियां है, जो पावर है, सेम उसी प्रकार ग्राम कचहरी का
न्यायपीठ का भी शक्ति है। और जितने भी मामले आते हैं सिविल डिस्प्यूट से संबंधित जितने भी मामले आएंगे तो वो जो है सीपीसी 1908 के अधीन ही कार्य होगा उस पे। और जिस प्रकार से सीपीसी 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं सेम उसी प्रकार ग्राम कचहरी के न्यायपीठ का भी होगा। उप सरपंच सरपंच का पद रिक्त रहने या सरपंच की असमर्थता अथवा अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान उसके सारे कर्तव्यों का निष्पादन और शक्तियां का प्रयोग करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर ग्राम कचहरी सरपंच साहब अब अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में जो ग्राम कचहरी सरपंच की जो शक्तियां है, जो कार्य है, जो उत्तरदायित्व है, वो सारा का सारा किन के ऊपर होगा? उप सरपंच को। ग्राम कचहरी का जो अधिकारिता है, चाहे वो सिविल मामले की बात करें चाहे आपराधिक मामले की बात करें, उनको जो है सिविल मामले में कौन कौन से वो मामले सुन सकते हैं और कितने रुपए तक का जो मामला है वो देख सकते हैं, और क्रिमिनल जो मामले हैं उसमें कौन कौन से धारा से संबंधित वो मामले देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है एक स्पेशल वीडियो अपलोड होगा इसके बाद, तो आप लोग उस वीडियो में इस पॉइंट को समझिएगा। इसमें कि मैंने जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी और न्यू क्रिमिनल लॉ बीएनएस उसको कंपेरेटिव टेबल बना के जो 40 सेक्शन के बारे में मैंने बात किया था उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें है ग्राम कचहरी के प्रमुख अधिकार एवं निर्णय के विरुद्ध अपील। अर्थात ग्राम कचहरी का मुख्य अधिकार क्या है और उसका जो जजमेंट है उसके द्वारा जो भी फैसला किया गया है, क्या उसके विरुद्ध कोई अपील किया जा सकता है? उस पॉइंट को देखिए। ग्राम कचहरी को किसी मामले में कारावास का दंड देने का अधिकार पड़ा, चाहे कोई भी मामला हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल हो, है ना, कोई भी मामला हो, अगर वो मामला ग्राम कचहरी में आया है तो ग्राम कचहरी न्यायपीठ को ये अधिकार नहीं है कि वो अभियुक्त को कारावास का दंड दे, यानी इम्प्रिजनमेंट का जो है जो प्रावधान है, यानी जेल नहीं भेज सकता है वो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ दोषी को अधिकतम 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। मैक्सिमम जो है 1000 तक का ही जुर्माना लगा सकता है ग्राम कचहरी न्यायपीठ। ठीक है। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ अपने आदेश के फलस्वरूप वसूले गए जुर्माने का संपूर्ण अथवा अंश भाग उस अपराध के कारण व्यथित पक्ष को हुई हानि अथवा क्षति की पूर्ति के लिए दे सकती है। अगर ग्राम कचहरी न्यायपीठ के द्वारा कोई भी प्रकार का जुर्माना वसूल किया गया है तो वो जुर्माना का जो राशि है वो पूरा का पूरा या उसमें से कुछ अंश भाग जो व्यक्ति पीड़ित है उसको दे सकती है, ये उसको अधिकार मिला है ग्राम कचहरी न्यायपीठ को। शांति भंग होने की आशंका की स्थिति में सरपंच संबंधित व्यक्तियों को विवादग्रस्त काम को रोकने करने का आदेश दे सकते। यानी कि अगर ऐसा लग रहा है ग्राम कचहरी सरपंच साहब को कि भाई हमारे जो पंचायत है, ग्राम कचहरी जो ग्रामीण है उनके बीच कुछ मारपीट, दंगा फसाद या ऐसा कुछ मामला होने वाला है जिससे कि शांति भंग हो सकता है, तो वह ऑर्डर पास कर सकता है। यह आदेश 30 दिनों तक प्रभावी रहता है और सरपंच को तुरंत इसकी रिपोर्ट अनुमंडल दंडाधिकारी को उचित कार्रवाई हेतु भेज, यानी 30 दिन का इसका प्रभाव रहता है और वो 30 दिन के भीतर ही जो रिपोर्ट है वो किनको भेजेगा? अनुमंडल दंडाधिकारी यानी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देगा। किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज मामले के झूठा साबित होने पर अभियुक्त को 500 रुपए तक का जुर्माना देने का आदेश न्यायपीठ दे सकती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है ग्राम कचहरी में, तो उस कंडीशन में अगर वो साबित हो गया कि ये झूठा मामला है तो ग्राम कचहरी न्यायपीठ और सरपंच साहब को यह शक्ति है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। न्यायपीठ के निर्णय के प्रभावित व्यक्ति ग्राम कचहरी की पूर्ण पीठ में निर्णय के 30 दिनों के अंदर अपील दायर कर सकता है। इस पीठ में सरपंच सहित सभी पंच सदस्य होंगे और इसका कोरम 7 सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा। पूर्ण पीठ के निर्णय के विरुद्ध सिविल मामलों में सब जज के यहाँ और आपराधिक मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील की जा सकती है। देखिए, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब कोई भी फैसला किया गया ग्राम कचहरी न्यायपीठ के द्वारा, तो जो पार्टी है उनको कुछ टाइम पीरियड रहता है, 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन के अंदर जो है वो अपील में जा सकते हैं। अगर कोई सिविल मामले है तो सिविल मामले के लिए सब जज के यहाँ और आपराधिक मामले में यानी क्रिमिनल मैटर में जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ अपील में जा सकते हैं। अगर 30 दिन तक नहीं जाते हैं तो फिर जो न्यायपीठ का जो फैसला है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ग्राम कचहरी को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है। सतत प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता विकसित करने तथा ग्राम कचहरी के संस्थानिक कार्यों के सम्यक संचालन हेतु पंचायत सरकार भवन में न्यायालय कक्ष तथा सरपंच, उप सरपंच एवं पंचों की बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। आप सभी को पता होगा बिहार सरकार जो है हर पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाया। उसमें जो एक रूम है वो स्पेशली ग्राम कचहरी न्यायपीठों में जो सदस्य है
ग्राम कचहरी के लिए बनाया गया है और एक तरह से ग्राम कचहरी का वो अदालत हुआ, न्यायालय हुआ, एक कमरा। और उसमें जो है कुर्सी, टेबल, लैपटॉप, है ना, प्रिंटर, ये सारी सुविधा जो है वो स्पेशली ग्राम कचहरी न्यायपीठ के लिए कराई गई है। आशा की जाती है कि राज्य की ग्राम कचहरियां स्थानीय समस्याओं की जमीन जानकारी रखने एवं उभय पक्षों को निकट से जानने एवं परखने की क्षमता से परिपूर्ण रहने के कारण वादों के सौहार्दपूर्ण समझौते अथवा उनका विधिक निष्पादन करने में नए आयाम स्थापित करेगी। विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे से ग्राम्य जीवन में सुख और शांति और संचार रहेगा। देखिए, यानी ये जो है एक तरह से संदेश है पंचायती राज विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, कि जो हर हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन बनाया गया है, जिसमें कि एक कमरा स्पेशली ग्राम कचहरी अदालत बनाया गया है, ग्राम कचहरी न्यायपीठ हो, कि जो सदस्य है उनको बैठने और बाकी जो अभियुक्त है या पक्ष है, पार्टी है, उसके लिए भी बैठने की व्यवस्था है। बाकी भी बहुत सारे रिसोर्सेस वहाँ पे उपलब्ध है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण स्तर पे जो ग्राम कचहरी के जो सदस्य हैं, न्यायपीठ में के जो सदस्य हैं, उनको कहीं न कहीं जो ग्रामीण स्तर के जो भी विवाद है, उनको ज़मीनी स्तर से जानने का, समझने का, परखने का उसको अनुभव है। उसी के आधार पे अगर वो फैसला ग्रामीण स्तर पे ग्राम कचहरी से हो जाता है, तो कहीं न कहीं जो केसेस हैं, उसका जो क्वांटिटी है, वो कम होगा और बहुत ही सरल और बहुत ही सुलभ, सस्ता जो है न्याय ग्रामीण स्तर पर सभी को उपलब्ध हो सके। एक तरह से समझिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट जो है कार्य किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इसकी मैं सराहना करता हूँ। तो देखा आपने, ये जो बुक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन बताता है ग्राम कचहरी के बारे में, ग्रामीण स्तर पे किस तरह के कार्य होते हैं, ग्राम कचहरी के अंदर जितने भी प्रतिनिधि हैं या न्यायमित्र हैं, सचिव हैं, उसके क्या-क्या पावर है और क्या उत्तरदायित्व है, क्या-क्या कार्य है, उन सब के बारे में डिटेल में बताते हैं। जो चैप्टर 9 पेज नंबर 95 मैंने डिस्कस किया, बहुत ही यूज़फुल था। आप सभी के ग्राम कचहरी में भी ये 4 बुक जो है अवश्य आया होगा। उसमें से एक बुक ये है, इसके अलावा और 3 बुक है और उसी में जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है उसका हिंदी वर्जन में अवेलेबल है। आप अपने ग्राम कचहरी में सरपंच साहब से बात करके आप इन चारों बुक्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हो और समझ सकते हो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्यायमित्र जो है एक्स्ट्रा इनकम या साइड इनकम कैसे क्रिएट करें। बहुत सारे न्यायमित्रों का ये सवाल है, कॉमन सवाल है। आमतौर पर सैलरी को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सैलरी को लेके, अकाउंट ऐड होने को लेके आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपने योगदान कर दिया है दोनों जगह और आप अपना जो है ड्यूटी स्टार्ट कर दिए हो, तो आप टेंशन फ्री रहो। 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के अंदर-अंदर आपको ब्लॉक ऑफिस से कॉल आ जाएगा। आप वहाँ पे अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट डिटेल्स, पासबुक वगैरह सबमिट करोगे, उसके बाद आपका अकाउंट में जो है सैलरी आ जाएगा। और आपका जो सैलरी आएगा वो जून मंथ से ही आएगा। 1 जून से स्टार्ट है आपका ऑलरेडी सैलरी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जहाँ तक बात है कि ग्राम कचहरी न्यायमित्रों और सचिव का सैलरी अभी क्या है, अभी 6,000 है सचिव का और न्यायमित्र का है 7,000। सवाल है कि कब तक में बढ़ेगा, बहुत सारे ये सवाल आते हैं कि कब तक में सैलरी बढ़ेगा। तो मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप अच्छे से कर्म करोगे ना, तो फल अवश्य मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप जो आपका कार्य है, जो आपका उत्तरदायित्व है, आप उसको पूरा करो अच्छे से। आप फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका कर्म अच्छा होगा, तो फल अवश्य मिलेगा। पंचायत स्तर पे जितने भी प्रतिनिधि हैं, ग्रामीण स्तर पे, सभी का जो सैलरी है, वो 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा है। जैसे मुखिया का 5,000 था, अभी मुखिया जी का 7,500 हो गया। सरपंच साहब का 5,000 था, अभी 7,500 हो गया। बाकी जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबका 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा। ठीक है? जो निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त हुए हैं, उन सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब जहाँ तक बात है कि जो ग्राम कचहरी सचिव है और न्यायमित्र है, तो उन सभी का भी सैलरी बढ़ा है, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनका बढ़ा है। और किस बेसिस पे बढ़ा है, किस आधार पे बढ़ा है, उनका परफॉर्मेंस देखा गया है कि वो कितने केसेस को डील किए हैं, उनका जो है काम का किस तरह का रिकॉर्ड है, किस किस ग्राम कचहरी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है और उस ग्राम कचहरी में सचिव है और न्यायमित्र है, वो लोग अपना अपना किस तरह का योगदान दिए, कितने सारे केसेस को डील किए। तो मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी ग्राम कचहरी में भी लिखित में रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, तो आप सारे केसेस को रजिस्टर करवाओ, लिखित में रिकॉर्ड रखो, ताकि आपका जो है परफॉर्मेंस देखा जाए। और परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हो सकता है, जैसे पुराने वालों का बढ़ा है सैलरी, ठीक उसी प्रकार जो नए वाले हैं ग्राम कचहरी न्यायमित्र और सचिव, उन सभी का भी परफॉर्मेंस बेसिस पे ही बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है।
तो आप कर्म करो, कर्म अच्छा करो, फल ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको क्लियर डेट तो नहीं बता सकता हूँ कि कब तक बढ़ेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि बात चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो हो सकता है कि जो पुराने वाले हैं, उसका ऑलरेडी बढ़ा है और ज़्यादा बढ़ेगा उसका। जब 8 पे कमीशन आएगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो नए वाले हैं उसका भी जो है विदिन 6 मंथ जो है इंक्रीज होगा, और अगर 8 पे कमीशन आएगा तो उसका और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप सैलरी पर फोकस मत रहो, आप जो है काम पर फोकस रहो, सैलरी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि साइड इनकम क्या है, साइड इनकम कैसे करें, क्योंकि 7,000 में 2,000 तो एक्सपेंस हो गया, 5,000 बचा। 5,000 में सर्वाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुखिया जी का जो सैलरी है वो 5,000 पहले था, अभी 7,500 बढ़ा है। सरपंच साहब का भी 5,000 था, अभी 7,500। लेकिन आप ग्राम पंचायत के मुखिया जी का जब घर पे जाओगे तो आपको दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और फोर व्हीलर, और एक फोर व्हीलर नहीं, 4-5 फोर व्हीलर, अलग अलग प्रकार का बिल्डिंग, और अलग अलग शहरों में, अलग अलग जो है स्टेट, बड़े बड़े सिटी में उनका जो है फ्लैट रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, और अलग अलग जगहों पे उसका प्रॉपर्टी रहेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई 5,000 इनकम करेगा, सैलरी मिलेगा जिसको, तो क्या उनके पास इतने सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार सरपंच साहब का भी सैलरी सेम है, मुखिया जी का जितना है, और उनका भी जब आप देखोगे तो फोर व्हीलर से चलेंगे, और बुलेट रहेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल जो है बजाज या हीरो का बाइक पे चलते हैं, तो उन लोगों का जो है अलग ही शान शौकत आप देखोगे। ठीक है। तो साइड इनकम की बात जहाँ तक है, तो जितने भी प्रतिनिधि है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सैलरी है, उस पे किसी का गुजारा नहीं होने वाला है। तो साइड इनकम सब करते हैं, और कैसे करते हैं अब हम बता रहे हैं। आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी लीगल ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयास करना है कि जो ड्राफ्टिंग है वो हिंदी लैंग्वेज में करें, और वो जो ड्राफ्टिंग है वो प्रभावशाली हो। आपका जो लिखने का तरीका हो वो इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप नॉर्मल, मैं एफआईआर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपके पास, आपके बारे में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जहाँ पे आपका घर है, रेसिडेंस है, वहाँ के आसपास में आपको सभी के पास ये जानकारी देना है कि आप एक एडवोकेट हो या न्याय मित्र हो, आप ग्राम कचहरी में अपॉइंट हुए हो, और इसके अलावा आप जो है कभी कभी आपको लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, विजिट करना है, और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट से कांटेक्ट में रहना है, टच में रहना है। क्योंकि आप ग्रामीण स्तर पे काम कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, बहुत सारे नेटवर्क रहेगा आपके पास। ठीक है। तो बेसिक जो मैंने बोला, आपको ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव करना है, और ज्यादा से ज्यादा हिंदी लैंग्वेज में करना है। क्योंकि आप देखोगे क्या, अगर आपको 10 लोग जानते हैं, आपके आसपास के बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, आप ग्राम कचहरी में जाते हो सकता है कि वहां से पास में ही आपका पुलिस स्टेशन हो। आमतौर पर जो है गांव में क्या है कि लड़ाई झगड़े, मारपीट, दारू शराब, ये सब जो है केसेस बहुत सारे आते हैं, ये सब जो मामला है बहुत सारे आते हैं। तो अक्सर लोग जो है थाना आते हैं। थाना के आसपास अगर आप, कोई दुकानदार है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे आपका अच्छा रिलेशन बना हुआ है थाना के आसपास या थाना के अंदर, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, किसी भी ऑफिसर से अगर आपका पहचान है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जैसे आया आवेदन लिखाने, तो वो आपको बुला लेंगे, वकील साहब आइए इनका आवेदन लिख दीजिए। तो आप जो है अच्छा उसका अच्छे से इफेक्टिव जो है आवेदन तैयार कर दोगे। या आपका ग्राम कचहरी में भी सरपंच साहब के पास बहुत सारे लोग आएंगे कि मुझे आवेदन देना है, कंप्लेंट किसी पर्सन के खिलाफ, तो वो आपको जो है आवेदन, सबसे पहले बेसिक जो है ना एफआईआर एप्लीकेशन या नॉर्मल जो ग्राम कचहरी में आवेदन आता है वो लिखने के लिए आना चाहिए। आपको उसका तरीका इफेक्टिव होना चाहिए जो आवेदन है। अगर आप वो लिखने के लिए जान जाते हो, तो मैं आपको ये बताऊं, आपके घर पर बहुत सारे लोग आएंगे। थाना के आसपास जिससे आप कांटेक्ट बना के या ऑफिसर से कांटेक्ट बना के रखोगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। हर सभी लोगों के पास आपका नंबर रहेगा। इसके अलावा ग्राम कचहरी में भी सरपंच साहब के पास जो भी लोग आएंगे वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आपको बुला लेंगे। तो या अगर आपका कोर्ट जाना आना है, कोर्ट से बहुत सारे एडवोकेट से कांटेक्ट है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा आगे बता रहा हूँ। फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं, जो एफआईआर आवेदन या जो ग्राम कचहरी में जो आवेदन देना होता है, वो आवेदन कोई लिखता है ना, तो लिखने का चार्ज आमतौर पर जो शहरी एरिया है, सिटी एरिया है, वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होने के कारण 200 या कोई कोई 100 में भी इफेक्टिव जो है एप्लीकेशन लिख देता है। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो अगर उस तरह का पार्टी है, ठीक है, थोड़ा पैसा वाला पार्टी है, तो और इफेक्टिव आवेदन आपने लिखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके लिखा है, और थोड़ा गंभीर मामला है, तो उस कंडीशन में जो है जो पार्टी है वो 500 तक भी दे सकते हैं एक एप्लीकेशन में। 500 दे दिए, हो सकता है कोई 200 दिए, कोई 100 भी दिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। कोई गरीब आदमी है तो आपको 100 में भी काम करना पड़ेगा। कोई 200 भी दे दिया, कोई 300 दिया, कोई 500 दिया, तो इस तरह से एवरेज मान लेते हैं कि मान लीजिए 300 दिया। ठीक है। मान लीजिए कि आप जो है दिन भर में 5 आवेदन, 5 आवेदन जो है
जो लिखाने के लिए आया था वो आपको जिसके थ्रू आया, चाहे वो शॉपकीपर के थ्रू आया, चाहे वो पुलिस ऑफिसर के थ्रू आया, चाहे वो ग्राम कचहरी सरपंच के थ्रू आया, चाहे आपके आसपास में किसी पर्सन के थ्रू आया, तो जिस व्यक्ति के थ्रू वो आवेदन लिखाने वाले आपके पास आया है, आप उसको जो है 50% दे दो, यानी 1500 हुआ, 750 आप उसको दे दीजिए, 750 तो बचा एक दिन में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप साइड इनकम, पहला हो गया पॉइंट। दूसरा जो है ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए, किस तरह से पंचनामा बनाते हैं, किस तरह से जो है समझौता पत्र बनाते हैं, किस तरह से नॉर्मल आवेदन लिखा जाता है, एफआईआर आवेदन लिखा जाता है, किस तरह से जो है और भी बहुत सारे कार्य है, ड्राफ्टिंग है, वो आपको सारी चीजें अगर आपको पता होगा, जैसा कि मैंने आपको एक फॉर्मेट भेजा था, तो उस वो सारी चीजें अगर आपको पता होगा तो वो बहुत सारे इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं। ग्राम कचहरी जिस दिन लगेगा तो ग्राम कचहरी सरपंच साहब के का भी बहुत सारे काम आप करोगे, तो पार्टी के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से कुछ अलग से साइड से मिलता है तो हो सकता है उसमें भी 10% या 20% आपको मिल जाए, अगर आपको सरपंच साहब से, मुखिया जी से अच्छा रिश्ता बना के रखोगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो भी बोल रहे हैं रजिस्टर लाने के लिए, ये लाने के लिए, वो लाने के लिए, आप ला के दे दो। इसके अलावा जो है 2 किलो, ठीक है, 2 किलो मिठाई भी खिला दो जाके सरपंच साहब को और मुखिया जी को, 2 किलो 2 किलो 4 किलो मिठाई खिला दो, कोई बात 4 किलो मिठाई खिलाओगे तो कितना होगा, 4 दूना 800 रुपया, 800 रुपया आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा, और हो सकता है कि आपका जो 800 है ना, वो आप एक दिन में 800 अर्न कर सकते हो साइड इनकम। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको साइड इनकम करना है तो सभी को खुश करके चलो, जिसके थ्रू आपको केसेस आ रहे हैं, जिसके थ्रू आपको क्लाइंट आ रहे हैं, आप उसको भी खुश करो, क्योंकि अगर आप उसको खुश नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम से वो आपके पास लेके नहीं आएगा क्लाइंट को, राइट। या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जाते हो, ठीक है, बहुत सारे एडवोकेट्स आपका कॉन्टैक्ट है, ऐसे एडवोकेट जो लैंड डिस्प्यूट वाले मैटर देखते हैं, या कोई क्रिमिनल मैटर देखते हैं, या मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट है, तो जो केसेस आते हैं आमतौर पर आपके पास ग्राम कचहरी में, आप उस पर्टिकुलर जो है फील्ड के एक्सपर्ट एडवोकेट से कॉन्टेक्ट कर लो, और आपके पास जो भी केसेस आते हैं ग्रामीण स्तर पे, जो भी नेटवर्क है आपका, उसके थ्रू आप उनको जो है डायरेक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके पास आप भेज दो क्लाइंट को। आपको जो है 20% वहां से मिल जाएगा कमीशन। जैसे मान लो कि अगर 20,000 काम हुआ तो 20,000 का जो है 20% कितना हो गया, 4,000 आपको एक पार्टी से मिल गया। अगर महीने में आपने 10 पार्टी भेज दिया तो कितना हो गया, 4,000 एक पार्टी से मिला। एवरेज मान लेते हैं 2,000 मिला, 10 पार्टी भेजा तो कितना हो गया, 20,000। 20,000 आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और ग्राम कचहरी या ग्रामीण स्तर पे जो भी आवेदन वगैरह या जो भी कार्य आपने किया साइड इनकम के लिए, तो उसका जो है मान लीजिए कि आपका 10,000 हो गया, तो लगभग लगभग 30,000 तो इधर ही हो गया, और 7,000। तो आप जो है अपना साइड इनकम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया, और मैंने किसी और पर्सन को या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ये जो चीजें हैं वो नहीं शेयर किया है, ये सीक्रेट चीजें आप सभी के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, या आप कुछ आपको कोई ऑब्जेक्शन है मेरी किसी भी बातों से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में रेगुलर बेसिस पे आप सभी नए मित्रों के लिए, सचिव के लिए और ग्राम कचहरी सरपंच साहब के लिए वीडियो अपलोड होगा, राइट। कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जो 40 धाराएं हैं आईपीसी या बीएनएस का, दोनों कंपेरेटिव टेबल बना के मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूंगा, वो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, उसको भी जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।